नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच सुपरमेसी की जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि सुपर पार्लियामेंट तो जगदीप धनखड़ ने पिछले दिनों ये सुप्रीम कोर्ट को बोला था, लेकिन ये बोला था कि सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट न करे, क्योंकि लोकतंत्र में पार्लियामेंट ही सुप्रीम होता है और इसी की बात सुनी जाएगी। संविधान पर व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब चाहे जो फैसले दे दें और ये कहें कि संविधान में जो भी छिपा है उसका पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, न कि पार्लियामेंट के पास। उन्होंने जिस तरीके से बोला उसका कहने का मतलब तो यही था कि उन्होंने कहने की कोशिश की कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने की है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के मामले में, उस समय से अब तक न तो बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया गया और न ही बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोला गया, केवल एक शब्द गढ़ दिया गया, आधारभूत संरचना। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पार्लियामेंट के पास है, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज तो कभी प्रियम्बल को भी बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर रख देते हैं, उसमें भी संशोधन की मंजूरी दे देते हैं, कभी फंडामेंटल राइट में भी संशोधन की मंजूरी दे देते हैं और कभी कभी संसद के बनाए गए कानून को केवल कुछ छोटे मोटे मुद्दे के आधार पर खारिज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा इस बात की है कि क्या अब अति हो गया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोई बड़ी गलती कर दी जिसके बाद ये बवाल पैदा हो गया है, जिसके कारण सीजेआई संजीव खन्ना की विदाई के बाद जो नए सीजेआई बनने वाले हैं जस्टिस बी.आर. गवई, उनके कानों तक भी ये आवाज पहुंची और उन्होंने भरी अदालत में ये स्वीकार कर लिया कि उन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो कार्यपालिका विधायिका के कामों में हस्तक्षेप ज्यादा कर रहे हैं, वो अतिक्रमण कर रहे हैं कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों का, इसलिए आगे से ऐसे फैसले देने में वो हिचक रहे हैं। और तभी जस्टिस बी.आर. गवई, जो 13 मई के बाद, जब 13 मई को विदाई हो जाएगी सीजेआई संजीव खन्ना की, तो नेक्स्ट सीजेआई वही बनेंगे। उत्तराधिकारी चुन लिए गए हैं, रिकमेंडेशन सरकार के पास भी कर दी गई और सरकार से मंजूरी भी मिल गई है कि नेक्स्ट सीजेआई बी.आर. गवई ही होंगे। और उनके पास जब मुकदमे आए जिसमें सरकार को निर्देश देने की बात थी, उसमें 3 फैसलों को लगभग उन्होंने पलट दिया। उन्होंने अपने आप को बैकफुट पर रखा और कहा कि ऐसे ही हम लोगों के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं कि सरकार के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, संसद के बनाए कानूनों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है और इसलिए हम तो ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें एक याचिका दायर की गई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कि उस पे जो कंटेंट आ रहे हैं वो कंटेंट यहां के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, गंदे कंटेंट होते हैं, जिसके कारण सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि इन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार कोई आदेश पारित करे, रेगुलेटरी बॉडी बनाए और इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को कम से कम यह एहसास दिलाए कि हिंदुस्तान में वो नहीं चलेगा जो कि यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। आप अपने कंटेंट को रेगुलेट कीजिए, सेल्फ रेगुलेशन भी हो और सरकार के तरफ से भी हो। लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, हम तो सरकार को निर्देश नहीं दे सकते, इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सरकार की है और हम इस पर विचार कर सकते हैं। आप अपनी जो याचिका है, जिसमें जो कंसर्न आपने उठाया है, जो सवाल उठाए हैं, उस याचिका को सरकार तक भी भेजिए और सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है उसे देखेंगे। हम कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते और सरकार की प्रतिक्रिया तक हम रुकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट
हियरिंग का डेट निर्धारित कर दिया गया। उसी तरीके से एक याचिका मुर्शिदाबाद को लेकर भी थी कि वहां पर सरकार को निर्देश दिया जाए, जो कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है, वहां क्या संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, क्या इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हां आगे सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन इस बीच जितने आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लग रहे हैं कि संविधान व्यवस्था के नाम पर हम कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो इसमें मंजूर नहीं किया जा सकता। और इसी से जुड़ी एक और याचिका थी, वो भी पश्चिम बंगाल को लेकर कि 2021 से पेंडिंग पड़े हुए मामले हैं, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसमें माइग्रेशन हुआ था, कई हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल से भाग गए और वो झारखंड में या उड़ीसा में जाकर रह रहे हैं, कुछ तो और दूर चले गए, उन लोगों की वापसी नहीं हो पाई है। इसके लिए कम से कम एक पैनल बनाना चाहिए था, पैनल इन्वेस्टिगेट करती और उनके वापसी के लिए, या फिर आगे पश्चिम बंगाल में ऐसा ना हो उसके लिए कोई निर्देश जारी किया जाता, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो सकते हैं, वहां पर कौन से अधिकार पश्चिम बंगाल के पास होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आर्टिकल 355 और 356 के ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन इन मामलों में भी वही घिसा पिटा राग अलापा। हालांकि दोनों मामलों में अंतर है। मुर्शिदाबाद पर इन लोगों के विचारधारा के अनुसार तो यही फिट बैठता है कि आप कोई आदेश पारित न करें, उसके लिए आप भले ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं अभी के चल रहे विवादों के ऊपर, और उनको कह सकते हैं कि अभी जो विवाद चल रहे हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के जज और खासकर जो आगे सीजेआई बनने वाले हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो कार्यपालिका को निर्देश दें, प्रेसिडेंट को निर्देश दें, वाइस प्रेसिडेंट को निर्देश दें या गवर्नर को निर्देश देते रहें। यह समस्या है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, और ये जो सेटिंग वाले 2-3 वकील हैं, वकीलों की संख्या तो लंबी है, लिस्ट लंबी है ये सेटिंग वकीलों की, लेकिन सबसे ज्यादा ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल और उनके बगल में बैठे हुए साथ में कंपटीटर भी हैं और कभी कभी मिलजुल भी लेते हैं, ये हैं अभिषेक मनु सिंघवी। क्योंकि पिछले दिनों दोनों के बीच ऐसी कंपटीशन हो गई थी कि अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई तत्काल हो रही थी, उनके क्लाइंट्स को बेल दिए जा रहे थे, जैसे मनीष सिसोदिया को दिया गया, अरविंद केजरीवाल को दिया गया, जबकि जो क्लाइंट कपिल सिब्बल का था उनको जमानत नहीं मिल रही थी। झारखंड में ये हेमंत सोरेन का मामला उस समय ईडी का चल रहा था और उन्होंने याचिका दायर की झारखंड हाई कोर्ट में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया। बौखलाए हुए कपिल सिब्बल उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगे कि यह कर्नाटक का हाई कोर्ट है जहां पर एक आरोपी को तुरंत ही अग्रिम जमानत दे दी जाती है और ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं उनको जमानत देने में 25 तरह के सवाल किए जा रहे हैं। जमानत तो देना चाहिए, क्या इनके ऊपर इतना बड़ा रिस्क है कि ये विदेश भाग जाएंगे? ऐसे बड़े बड़े सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए थे। लेकिन उस समय इनको लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कंपटीशन में हम पीछे चले जा रहे हैं और इसीलिए उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद का चुनाव लड़ा। बहुत सालों बाद फिर से ये 80 साल की उम्र में बार एसोसिएशन के प्रमुख बनने की कोशिश इसलिए की ताकि वहां पर हम बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर जजों के साथ मिलना जुलना हमारा हो। मीटिंग होता है, बार और बेंच के बीच मीटिंग होती है और वकीलों से जज साहब को भी परेशानी होती है, कब स्ट्राइक पर चले जाएं, किन मामलों में क्या बात हो जाए, हंगामा क्रिएट हो जाए और फिर वकीलों के स्ट्राइक मतलब सुप्रीम कोर्ट में ताला कुछ समय के लिए लग जाएगा। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद कई सेटिंग भी होते हैं। तो इसलिए सिंघवी और सिब्बल जैसे ये वकील जो हैं इनकी भी सेटिंग धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है इस विवाद के बाद से। क्योंकि जैसे
नेक्स्ट सीजेआई बी.आर. गवई ने बताया और अपने 3 फैसलों में अपने आप को बैकफुट पर रखा, कोई निर्देश जारी नहीं किया, कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। उससे तो लगता है कि आगे कुछ नया चेंज होने वाला है, जुडिशियरी में भी लग गया है। भले ही सीजेआई संजीव खन्ना को यह महसूस ना हो रहा हो, क्योंकि उनकी तो विदाई होने वाली है। 13 मई को वो रिटायर हो जाएंगे और उससे पहले उनके जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी है। 5 मई को ये सुनवाई होने वाली है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर, और इसलिए वो आनन फानन में 5 मई का डेट दिए हैं कि देखिए उस समय अगर कोई फैसला हम देते हैं, उसके बाद जो स्थितियां पैदा होगी, आगे तो बहुत ज्यादा वर्किंग डे हमारे पास है नहीं। 5 मई से 13 मई के बीच इनके पास 3-4 वर्किंग डे होगा। उसमें भी कई विदाई समारोह, कई सेमिनार और बार एसोसिएशन की तरफ से, बार काउंसिल की तरफ से, वकीलों की तरफ से, मंत्री की तरफ से, हर जगह पर इनके विदाई समारोह चलता रहेगा। जज भी विदाई समारोह में जाएंगे और ये उसी में बिजी हो जाएंगे। इस फैसले को वो इसी तरह से देख रहे हैं कि जाते जाते कोई ऐसा फैसला दे दें जिससे ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ, ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करने वाला जुडिशियल सिस्टम पे, दूसरे संवैधानिक संस्थानों पे कब्जा करता है। और इसलिए कहते हैं सरकारें बदलती रहती है, सिस्टम अभी भी इसके पास है। उसी सिस्टम पर कब्जा करने वाले गैंग के साथ तो रहें, कम से कम वो छिछालेदर तो ना हो जैसे कि सीजेआई रहे चंद्रचूड़ के जाने के बाद होता रहा कि पीएम मोदी के साथ तस्वीर सामने आ गई। उन्होंने एक फैसला दे दिया ज्ञान वापी के ऊपर, जिससे कि ये पिटारा खुल गया ऐसा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। ये सारे आरोप तो चंद्रचूड़ साहब के ऊपर लगे थे, लेकिन वो आरोप ये नहीं चाहते, इसलिए कुछ अंतरिम आदेश की सुगबुगाहट चल रही है। लेकिन उस फैसले को आगे नेक्स्ट सीजेआई बी.आर. गवई कैसे देखते हैं, क्योंकि वो ही आगे इस बेंच के को लीड करेंगे जब सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बवाल के बीच हंगामा तो है, इस बात के लेकर चर्चा तो चल रही है जैसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने मोर्चा खोल दिया है और पिछले दिनों उन्होंने बैक टू बैक मीटिंग की थी सारे पार्टियों के फ्लोर लीडर से, सारे पार्टियों के नेताओं से, सरकार के कुछ मंत्रियों से, और ये तय किया था कि जल्द से जल्द ये तैयारी होनी चाहिए, जल्द से जल्द एनजेएसी पर एक फिर से फैसला होना चाहिए। सारी पार्टियों को इस पर एक विचार करनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेगी, कभी सरकार हमारी, कभी सरकार किसी और की। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही बेलगाम छोड़ दिया गया तो कभी भी कोई कानून सही तरीके से बनाया नहीं जा सकता। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले से ही पूर्व निर्धारित निर्देश लेने पड़ेंगे, ड्राफ्ट हमको वही भेजना पड़ेगा कि लीजिए हम ये कानून लाने वाले हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ऐसी धारणाएं बनती जा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में परेशानी है जजों के बीच कि आगे फैसलों में इस बात के लिए ध्यान तो जरूर रखें कि सरकार के कानून के खिलाफ अगर कोई याचिका आता है तो उस पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। आप उसमें विशेष प्रावधान, अगर ज्यादा लोगों की परेशानियां उससे बढ़ने वाली है, कोई ऐसा विस्फोटक बात है, संविधान के विरुद्ध है, तभी हस्तक्षेप करें। ये छोटे मोटे लीगल समस्याएं, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये बताकर धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता के नाम पर आप किसी कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।